इसमें देखा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में जो यूपी पीसीएस 2022 का रिजल्ट आया हुआ है और इसमें वास्तव में काफ़ी युवाओं ने मेहनत कर करके अपनी सफलता को अर्जित किया हुआ है। और इसमें कहा जाए कि अगर काली नगरी भदोही की बात की जाए तो काली नगरी भदोही भी इसमें किसी भी हद कम नहीं है। यहाँ पे छोटा जिला, भले पूरे प्रदेश का सब छोटा जिला है, लेकिन यहाँ के युवाओं ने भी एक ऐसी मिसाल पेश की जो वास्तव में बहुत ही चर्चित है। और यहाँ भदोही जिला जो है वास्तव में किसी न किसी कारणों से लेकर चर्चा में रहता है। तो और इस बार जो परिणाम आया 2022 पीसीएस का, उसमें भी कई युवाओं ने सफलता प्राप्त करी। तो आज हमारे साथ यहाँ पर हम उस क्षेत्र के कुरमेचा ग्राम सभा के रणविजय सिंह जी के साथ हैं, जिनका नायब तहसीलदार के पद पे हुआ है पीसीएस 2022 में। तो हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में रणविजय सिंह जी, आपका ये जो शुरुआत रहा, आपने कैसे प्लान बनाया, कैसे बना, आप एक ग्रामीण क्षेत्र परिवेश से हैं और फिर भी आपको इतनी बड़ी सफलता मिली, इस पर क्या कहना चाहेंगे रणविजय जी? आपका स्वागत है हमारे साथ, बताएं। सबसे पहले तो मैं सभी अपने अग्रजों को, माता पिता को, गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं के आशीर्वाद का ही ये परिणाम है। क्योंकि मेहनत तो हम बहुत सारे लोग करते हैं, लाखों लोग फॉर्म डालते हैं, हज़ारों लोग मेंस की परीक्षा देते हैं और उसमें से सिर्फ इस बार 382 लगभग सीटें थी, उसमें 382 में नाम आना ही बहुत बड़ी बात है। और इसमें मेरी मेहनत तो है ही, लेकिन मैं अपनी मेहनत से ज़्यादा अपने साथ में जिन्होंने स्ट्रगल किया, मेरे बड़े भाइयों ने, मेरे माता पिता ने, मेरे गुरुजनों ने जो मार्गदर्शन दिया, उसको श्रेय देना चाहूँगा और उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी ही मेहनत का परिणाम है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। रणविजय, बात यहाँ होती है कि आप एक ग्रामीण परिवेश से हैं और आपकी जो पढ़ाई लिखाई भी ग्रामीण क्षेत्र में ही हुई है। हालांकि ठीक है, आपका नवोदय में रहा, 6वीं से 12वीं तक आप नवोदय पढ़ते, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड यहाँ का भी पूरा भी शहरी नहीं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र है। तो आपने इसको कैसे अफोर्ड किया? फिर आप यहाँ जीरो से लेकर के अर्थ से लेकर पास तक अपनी सफलता प्राप्त करी। सर, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ए एन जहाज छात्रावास में गया, वहाँ पर मुझे देखने को मिला कि किस तरह से एक बेहतर रणनीति बनाकर सफलता को अर्जित किया जा सकता है। और उसमें हमारे हॉस्टल के बहुत सारे सीनियर्स, हमारे बुआ जी के लड़के जो कि इसमें डिप्टी एसपी हैं मैनपुरी में, उनका मार्गदर्शन और उसके साथ ही साथ माता पिता का जो हमें ढाढ़स था, हमें धैर्य देने की बात थी, काफ़ी धैर्य हमें दिया गया उनके द्वारा। उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन किया उसका ही परिणाम था कि मैं इस क्षेत्र में जा सका। इससे पहले मैं जब नवोदय पास किया था तो मुझे था कि मैं किसी वनडे एग्ज़ाम को देकर ही एक नौकरी लेना चाहता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, वहाँ मैंने देखा कि वनडे एग्ज़ाम में तो सफलता प्राप्त करना एक नौकरी मात्र है, लेकिन जब हम आईएएस और पीसीएस जैसी परीक्षाओं को पास करते हैं तो उससे न केवल नौकरी मिलती है, लेकिन एक समाज सेवा करने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम का मटेरियल है वो क्लिष्ट शब्दों से भरा हुआ है। और शुरुआत में जब हम इंटरमीडिएट तक हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो सिंपल साधारण शब्दों से ही शुरुआत करते हैं। फिर जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, खास करके जैसे निबंध में जब हम हिंदी मीडियम से लिखते हैं और उसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो एक अत्यंत ही साधारण सा निबंध लगने लगता है। जब उसमें अच्छे और गूढ़ शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने लिखा है उसको, जो कि अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है, तो उससे निबंध जैसे विषयों में अच्छे नंबर मिलते हैं। तो उसका बात की जाए, जैसे कि देखा जाता है कि आजकल लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय हैं लोग। चीज़ें क्या है कि आज वास्तव में कितना भी हो, लेकिन फिर बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम भी ऑफिसर बने, लेकिन वजह को उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती। उनके पास टैलेंट होता है लेकिन वजह नहीं हो पाती, उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। लेकिन कहीं के लोग कहते हैं कि हमारे जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब या इस तरह के जो सोशल साइट्स हैं, वो कहीं कहीं सहयोगी साबित हो रहा है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? सर, कोविड के बाद से, खासकर कोविड पैंडेमिक के बाद से जिस तरह से ऑनलाइन मटेरियल्स की बात की जाए तो वो जितनी अच्छी से उपलब्धता हुई है वो बहुत ही अच्छी है। जैसे मैंने खुद कई कोचिंग के मटेरियल ऑनलाइन ही पढ़े हैं और कई यूट्यूब चैनल से बहुत सारी सहायता ली है अपने प्रिपरेशन में, उनसे नोट्स बनाए और घर बैठे भी पढ़ाई की मैंने लगभग एक साल, जब कोविड के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। और उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो अगर दूर दराज के लोग, वो ऐसे लोग जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो भी चाहें तो ऑनलाइन माध्यम से बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे लोग जो दिल्ली या प्रयागराज जैसी जगहों पर कमरे लेकर नहीं रह सकते हैं, अपने घर पे पढ़ना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारी कोचिंग के कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं बहुत ही सस्ते दरों पर। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो फ्री में बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर जाकर के आप अपने नोट्स बना सकते हैं, करंट से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ऑनलाइन माध्यम से अगर तैयारी की जाए, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री बनाकर तैयारी की जाए तो तैयारी में काफ़ी सहायता मिलती है और उससे सभी लोग शिक्षा को अफोर्ड कर सकते हैं बहुत तरह की आसानी से। अगर ड्यूटी कर रहे हैं, आपको जो सेवा का मौका बेसिक मिल रहा है, आपको मिलेगा ही, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुद्दे हैं आपको लगता है कि वास्तव में इस चीज़ में यहाँ पे सुधार होना बहुत जरूरी है? सर,
मैंने बहुत सारी परियोजनाएं पढ़ी हैं। सरकार बहुत सारी परियोजनाएं चला रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो जिस ग्रुप के लिए चलाई जा रही है वो खुद जागरूक नहीं है। तो मैं तो हमेशा से यही रहा हूँ कि जैसा कि गांधी जी का विचार था कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात हो और लोग खुद जागरूक हों और अपने हक की अगर को मांगने लगे खुद ही, तो वो अपना विकास खुद कर सकते हैं। जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं जिनके लिए इतना बजट आ रहा है, वो बजट नीचे तक इसलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, हम ही लोग जो गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। इस क्षेत्र में जैसे RTI एक्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर लोगों को जागरूक बनाया जा सके कि RTI एक्ट के माध्यम से आप अपनी सारी सूचनाएं दे सकते हैं, कहाँ क्या खर्च हुआ, कैसे हुआ और कौन इसके पीछे है, कौन सी परियोजना किसके लिए है, उस माध्यम से अगर काम किया जाए तो विकास किया जा सकता है। और मैं हमेशा से जब भी मैं अपने सेवा पे रहूँगा तो मैं यही कोशिश करूँगा कि लोगों को जागरूक बना सकूँ अपने अधिकारों के लिए। सांसद रणवीर सिंह जी के जिनका PCS 2022 में सिलेक्शन हुआ है, इन्होंने अपनी बहुत बातें बताई और उन्होंने सलाह भी दिया कि वास्तव में जो अगर आप चाहते हैं तो एक सही रणनीति होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और इसके अंदर, और इन्होंने एक साथ बहुत बढ़िया चीज़ जोड़ा कि वास्तव में ये नहीं कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर से हम तैयार नहीं कर सकते हैं। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई करके भी हम बढ़िया एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का भी अधिकारी बन सकता है। रणवीर जी हमारे साथ आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।